वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 11 लिबेल्स एंड द राज। ओके, तो ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स कवर कराए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। आज हमें टॉपिक 3 से स्टार्ट करना है, व्हाट द रिबेल्स वांटेड। इसमें हम पढ़ेंगे दैट जो हमारी 1857 की क्रांति आंदोलन हुआ, हमारा रिबेलियन हुआ, उसमें जो रिबेलियंस थे वो क्या चाहते थे, उनकी क्या मांगी थी। एंड इसमें हमें बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बहुत बुरी वाली हालत हो गई थी जब हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के इंडियंस इकट्ठे आए एंड दे फाइट द ब्रिटिशर्स को जो यूरोप था, यानी कि जो इनका ब्रिटेन था, यूके से उन्हें बहुत सारे आर्मी बुलानी पड़ी, बड़े बड़े जनरल्स बुलाने पड़े, तब जाके वो मैनेज कर पाए, कॉम्पीट कर पाए हमारे रिबेलियन से, जो इंडियन रिबेलियन से, तब जाके वो उनसे कॉम्पीट कर पाए और बहुत मुश्किल से उन्होंने रिकॉन्कर करा पूरा का पूरा इंडिया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। तो दिस इज़ ऑल वी विल स्टडी। फिर हम पिक्चर्स देखेंगे कि किस टाइप से, देखो हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं टू नो अबाउट द 1857 आंदोलन, यानी कि जो रिबेलियंस थे, रिबेलियंस मतलब क्या, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने म्यूटिनी करी थी। म्यूटिनी का मतलब मैंने आपको बताया था, म्यूटिनी मतलब होता है जब सोल्जर्स जो उनके ऊपर की अथॉरिटी उनका सुनना बंद कर दे, उनके खिलाफ बगावत कर दे। म्यूटिनी मतलब आप बगावत समझ सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो म्यूटिनी लॉन्च करी सोल्जर्स ने, बाद में उसमें जो कॉमनर्स मैन थे, वो मैन सब लोग उसमें ज्वाइन हो गए थे। तो अब ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल गया था उन्हें कंट्रोल करना, तो बाहर से वो लोग फोर्सेस बुलाते थे। सेकेंडली, जितने भी रिबेलियंस थे दे वर इलिटरेट, वो इतना ज़्यादा लिखते पढ़ते नहीं थे, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब ब्रिटिशर्स तो पढ़े लिखे थे, वो तो सब कुछ लिखते थे, जो भी उन्होंने करना होता था तो वो सब कुछ लिखते थे। तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के थ्रू पढ़ते हैंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी हमें क्रांति आंदोलन के बारे में बताया वो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारे रिबेलियंस ने लिखा होगा खुद, जो उस समय पे उनके साथ भी था, उसकी हमारे पास बस छोटी छोटी प्रोक्लेमेशंस, यानी कि जो इश्तिहार वो लोग छापते थे, उसके थ्रू ही हमें इंडियन का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल सकता है। व्हाट वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्रिटिशर्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सेकंड पार्ट पर आज हम इसके आगे, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर दैट, अगर आपको इस चैप्टर के या फिर हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे देख गया होगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी C_सहानी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप हिस्ट्री का हर एक चैप्टर ले सकते हो। टाइप्ड फॉर्म में है और आपका हैंड रिटन फॉर्म में भी हैगा, क्वेश्चन आंसर्स भी है, 1 मार्कर्स भी है। तो कुछ भी आपको लेने हैं आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो। खाली हिस्ट्री नहीं, हर एक सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज का, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, हर एक के नोट्स में इंस्टाग्राम आईडी पर डालती हूँ, आप जाके ले सकते हो। और अगर आपको पॉलिटिकल पढ़नी है, इको पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, कोई भी चैप्टर आपको, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आपको ह्यूमैनिटीज का क्लास 11th या 12th की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर 11 रिबेल्स एंड द राज। अब टॉपिक 3 से स्टार्ट करते हैं, व्हाट डिड द रिबेल वांटेड। रिबेल क्या चाहते थे। तो सबसे पहले जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो देखो हमें बहुत क्लियरली बताया उन्होंने कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी विक्ट्री, अपना हीरोइज्म, यानी कि अपनी शान जो वाली जो उनकी बातें होती थी, उनके ट्रायल्स और ट्रिब्यूनल, जो कुछ भी ब्रिटिश कोर्ट में होता था वो सब कुछ लिखा करते थे। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं अभी ऑफ दिस रिबेलियन, इट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। और वो लोग रिबेल्स को क्या कहते हैं, जो रिबेल्स थे, जो ये आंदोलन, क्रांतिकारी जिनको कहते हैं, रिबेल्स कौन है, क्रांतिकारी जो थे, उनको ये क्या कहते थे, अनग्रेटफुल एंड बारबेरिक। अनग्रेटफुल मतलब जो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, अनग्रेटफुल हैं, हमने तो इनको, हम आ रहे हैं इनके पास, इनकी मदद करने इंडियंस के पास, और ये हम, इन्हें तो कोई तमीज़ ही नहीं है, इस टाइप के अनग्रेटफुल। और बारबेरिक मतलब होता है सैवेज। सैवेज तो आज के ज़माने में हर बच्चे को पता होगा। तो सैवेज और अनग्रेट, ये खुद को बहुत सिविलाइज कहते थे, जैसे कि इन्हें बहुत तहजीबदार लोग हैं और हम इंडियंस तो बिल्कुल ही बेशरम है। दे वर लाइक दिस। तो उन्होंने रिबेलियंस को कहा अनग्रेटफुल एंड बारबेरिक, ठीक है। अब जितने भी हमारे रिबेलियंस थे, यही हमें बताया है, फ्यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड, यानी कि सारे इलिटरेट होते थे,
कुछ कुछ जो पढ़े लिखे होते थे वो रिकॉर्ड कर लेते थे जो कुछ भी उस समय क्रांति आंदोलन में हो रहा होता है। जो 1857 के रिबेलियन में हुआ, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम सोर्सेज हैं जो इंडियंस की लिखी हुई हैं, यानी कि इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत कम बातें हैं, सब कुछ ब्रिटिशर्स की हैं। मोस्ट वर नॉट इलिटरेट। अब हम पढ़ते कैसे? इंडियंस वाली क्या चीज़ें हमारे पास? इश्तिहार आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट्स या फिर इश्तिहार मतलब एडवर्टाइजमेंट ही होता है। इसको हमारी बुक में वर्ड दे रखा है प्रोक्लेमेशंस। बहुत कम प्रोक्लेमेशंस है। देखो जितने भी रिबेलियंस थे ये, और जो लीडर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया झांसी की रानी लीडर बनी और नाना साहिब लीडर बने, ऐसे जितने भी लीडर्स बने थे ये प्रोक्लेमेशंस या फिर आपको इश्तिहार छापते थे जो कॉमन जनता है उनको अवेयर कराने के लिए दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडिया, यानी कि वो छापते थे। हिंदू मुस्लिम्स के टुगेदर भी प्रोक्लेमेशन छपते थे। सब लोगों को कहा जाता था आप इकट्ठे आओ और अब हम इन फिरंगियों को भारत से भगाएंगे। तो इस तरीके के इश्तिहार छपते थे। ठीक है, अब जो भी 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हम ब्रिटिश ऑफिशियल के रिकॉर्ड से ही पढ़ रहे हैं। जो रिबेल्स थे उनकी डिमांड, यानी कि रिबेल्स ने, क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी क्यों करी, यानी कि उन्होंने ये आंदोलन क्यों स्टार्ट करा, तो उनकी डिमांड के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें तो बस वो वाला इंसिडेंट ही पता है, वो जो गन से रीलोड करने वाला जो हैगा, हमारी इनफाइल राइफल की जो रीलोडिंग वाला है, हमें बस वो पता है। हमें जो रियल डिमांड्स थी हमारे आंदोलन वालों की वो नहीं पता है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि हम तो ब्रिटिशर्स की कहानी पढ़ रहे हैं, हमें इतना नहीं पता कि हमारे रिबेलियंस असलियत में क्या चाहते थे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक 3.1, द विजन ऑफ यूनिटी। देखो जब ब्रिटिशर्स तभी हारे जब इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे आए, तभी ब्रिटिशर्स हारे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। हिंदू को भड़काओ मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को भड़काओ हिंदू के खिलाफ। ये काम करके ब्रिटिशर्स जीत रहे थे। तो एक समय ऐसा आया जब यूनिटी हुई हमारी हिंदू मुस्लिम के अंदर, और वही समय था जब ब्रिटिशर्स के, आप कह सकते हो एक तरीके से ब्रिटिशर्स सामान पैक करके निकलने वाले थे बिल्कुल ही इंडिया के अंदर से। तो लेट्स स्टडी। बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी सब हिंदू एंड मुस्लिम को इकट्ठा लाने के। लेट्स स्टडी दिस टॉपिक। ठीक है, तो जो रिबेल प्रोक्लेमेशंस थी वो 1857 की प्रोक्लेमेशंस बता दें मैं तुम्हें। जो इश्तिहार है वो हर कास्ट, क्लास, जेंडर, ये जो 3 लाइन्स होती है ना जिन पे इनइक्वालिटी होती है, सभी धर्म, जाति, सब कुछ, कोई भेदभाव नहीं होता था। कुछ भी जो इश्तिहार छप रहा है वो हर एक क्लास के लिए, हर कास्ट के लिए, हर जेंडर के लिए और हर एक रिलीजन के हिसाब से होता था। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई छूत अछूत नहीं, सब लोग इक्वल थे जब प्रोक्लेमेशंस छपते थे। और जो मुस्लिम प्रिंसेस थे, मुस्लिम जो प्रिंसेस थे उस समय तो मुगल रूल अभी खत्म हुआ था, तो मुस्लिम प्रिंसेस वर देयर, तो वो लोग भी जो इश्तिहार छापते थे वो हिंदू सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए छापते थे। वो कुछ उसमें ऐसा नहीं लिखते थे कि हिंदूज के सेंटिमेंट को बुरा लगे। और ऐसे ही हमें बता रखा है कि ये जो रिबेलियन था ये पहली बार ऐसा कोई वॉर था जो हिंदू और मुस्लिम्स ने, आप कह सकते हो एक तरीके से, इकट्ठे लड़ा था। और पहली बार एक ऐसा वॉर था कि हिंदू एंड मुस्लिम हारेंगे तो भी एक साथ और जीतेंगे तो भी एक साथ। तो दोनों का इक्वली नुकसान होगा। अगर हारेंगे हिंदू मुस्लिम दोनों का इक्वल नुकसान होगा और जीतेंगे तो इक्वल ही उनका बेनिफिट होगा। ये एक पहला वॉर था। और जितने भी हमारे मुगल एम्पायर की कम्युनिटीज थी उन सब ने हमारा इश्तिहार छापने उस समय पे शुरू कर दिए थे। बहादुर शाह, जिनसे हमारे मेरठ के सिपाही परमिशन लेने गए थे रिवोल्ट की, बहादुर शाह ने भी अपने इश्तिहार छापे, प्रोक्लेमेशन छापे। उसमें उन्होंने मोहम्मद और जो महावीर थे उनके बातों, जो उनके सिद्धांत थे या उनकी लिखी हुई बातें थी, उसके बेसिस पे उन्होंने अपने इश्तिहार छापे। तो मोहम्मद हो गए मुस्लिम्स के, महावीर हमारे हो गए हिंदूज के हो गए, आप एक तरीके से कह सकते हो जैन्स के हो गए। तो उन दोनों के बात पे, उन दोनों की लिखी हुई बातों के ऊपर मिक्स करके उन्होंने इश्तिहार छापे। तो वो हिंदू सेंटिमेंट्स को भी अपील करता था एंड वो मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी अपील करता था। और जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी थी तब आई हमारे इंडिया के अंदर। और ब्रिटिशर्स बहुत डर गए थे उस समय पे। वो अटेम्प्ट करते थे कि इन्हें डिवाइड करो। तो एक बार क्या हुआ, बरेली के अंदर, वेस्ट यूपी में बरेली एक शहर है, आपने मूवी भी देखी होगी बरेली की बर्फी, वही वाला शहर है ये। दिसंबर 1857 में, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लिख लो अपनी कॉपी में, दिसंबर 1851 में ये 50,000 रुपए देते हैं हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए। यानी कि हिंदूज को भड़काते हैं मुस्लिम्स के खिलाफ कि दोनों आपस में डिवाइड हो जाएं। उसके लिए ये 50,000 रुपए अपनी जेब से खर्च करते हैं। उस समय पे 50,000 रुपए की बहुत वैल्यू होती है, अभी भी होती है। उस समय पे तो आप मतलब लाख करोड़ों रुपए हो गए ये एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे काम ये करते हैं क्यों? सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। तो दिस वॉज द 3.1 टॉपिक। अब 3.2 टॉपिक पढ़ते हैं, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किस तरीके से हमारा ऑपरेशन हुआ था। लेट्स स्टडी सिंबल ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हमें ये बताया है दैट ऐसा क्या हुआ जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ।
तो देखो क्या था, सबसे पहले तो कंडम किया गया ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि तुम कहाँ से आ गए भैया इंडिया पे कब्जा करने, कौन हो तुम। तो सबसे पहले तो इस पे लोगों को प्रेस हुआ कि वाई आर यू एनेक्सिंग द इंडिया, यानी कि इंडिया पे कब्जा तुम लोग क्यों कर रहे हो। सेकंड क्या हुआ, जो ये ट्रीटीज लेकर आ रहे थे, बहुत ही बकवास बेहुदा ट्रीटीज ही लेकर आ रहे थे। पहले बहुत मजे में इंडियंस रह रहे थे, इन्होंने आके पूरी हमारी जो सोसाइटी थी उसको खराब कर दिया। सेकंड क्या था, जो इन्होंने परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, जो अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉलोनियल्स कंट्री साइड में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई। लैंड होल्डर्स का भी नुकसान हुआ, ज़मींदार का भी नुकसान हुआ, राजा की पावर भी छिन गई और पीजेंट्स भी बेचारा गया हाथ से। तो ये चारों को ही प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो लैंड होल्डर्स थे उनके हाथ से उनकी ज़मीनें चली गई, पीजेंट से काम चला गया और उनके सिर पे रेवेन्यू बढ़ते जा रहा था। और अगर फॉरेन कॉमर्स आई, यानी कि इन्होंने क्या करना शुरू करा था, ब्रिटिश से जाके सामान लाते थे, यानी कि ब्रिटिश मार्केट का सामान लाके इंडिया में बेचते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमारी लोकल पॉपुलेशन है। तो क्या होता था, ब्रिटिश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो सामान बनता था आके इंडिया में सस्ते दामों पे बिक जाता था। फैक्ट्री प्रोडक्ट तो सस्ता होता है, और जो इंडियंस के आर्टिसंस और वीवर्स इतनी मेहनत से काम करते थे उनका तो काम बिल्कुल बंद हो गया, रुइन हो गया, और इनको मार्केट मिल रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन उस समय पे भी ज़्यादा ही होती थी, तो फैक्ट्री कॉस्ट पे वो अपनी चीज़ें यहाँ ला के बेच रहे थे और इंडिया से सारा रॉ मटेरियल लाते थे, यानी कि कॉटन ले जाते थे इंडिया से, शर्ट बनाते थे इंडिया के अंदर और लाके यहाँ बेच देते थे बहुत महंगे प्राइसेस के ऊपर। What did the rebels wanted? रिबेल्स चाहते थे, आंदोलनकारी चाहते थे कि भैया जो हमारा ओल्ड पीस थी ना, जैसे मजे में हम पहले रह रहे थे, हमें हमारा वर्ल्ड दे दो, तुम अपने यूरोप वापस चले जाओ। दैट ऑल दे वांटेड। और क्रिश्चियनिटी का एंगर था, अब तुम हमें क्यों कह रहे हो कि हम अपना धर्म परिवर्तन करें, हम खुश हैं हम जिस धर्म के हैं। और जब लोगों के फेथ पे, जब वो राइफल वाली बात हुई, उनके फेथ पे, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे धर्म पे आ जाए तो हमारी तलवारें तो उठेंगी ही। तो फेथ पे, ऑनर पे, आइडेंटिटी के ऊपर हमारे मार्क लग गया था कि हमें कह रहे क्रिश्चियन बन जाओ, हमें कह रहे ब्रिटिश प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, और हमारी लिविंग के ऊपर अब उन्होंने हमारे से हमारा काम भी छीन लिया। तो जब इन चारों चीज़ों पे बात आई तो हुआ हमारा रेबेलियन फॉर द ग्रेटर गुड। अब रेबेलियन खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं हो रहा था, यानी हिंदू मुस्लिम के नहीं, सबके लिए हो रहा था। अब जो लैंड होल्डर्स है वो भी अपनी आवाज़ उठाए थे कि उनकी ज़मीनें छिन गई, पीजेंट्स ने भी आवाज़ उठाई कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लग रहा था। तो ग्रेटर गुड के लिए हमारा रेबेलियन हुआ, रेबेल हुआ अगेंस्ट द ऑप्रेसर्स, जैसे पीजेंट्स वगैरह थे। अब कई सारे बड़े बड़े ज़मींदार लैंड होल्डर होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा हो रहा था उनसे, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ। और कुछ ऐसे थे जैसे कि जो अच्छे लैंड होल्डर्स भी थे हमारे, वो भी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चले जाए। They wanted to establish an egalitarian society. Okay, this is your homework. You will tell me what is the egalitarian society. बहुत easy है ये. You will tell me in the comment section that what is the egalitarian society. तो विजन बन गया था एक egalitarian society को establish करने का, और एक फिरंगी राज को भगाने का पूरा ये मिशन हमारा लॉन्च हो गया था। तो दिस वाज अगेंस्ट ऑपरेशन। ये फोमा क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि क्या वो रीजन से जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो खाली वो राइफल वाला सीन नहीं था, और भी बहुत सारे सीन्स थे जो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव पावर। देखो कई ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल ही खत्म टाइप कर दिया था, कुछ भाग गए थे, कुछ को मार दिया था। 3 ऐसे शहर थे जहाँ पे अब बिना पावर के कोई शहर नहीं चल सकता। तो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर चाहिए हमें कि अब कौन चलाएगा सरकार, तो वो हमारे रिबेलियंस ने उसका भी जुगाड़ करा था। लेट्स स्टडी सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव पावर। इसमें हम पढ़ेंगे दैट कई ऐसे शहर ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल खात्मा हो गया था, जहाँ पे जो रिबेलियंस थे दे वॉन, एंड उन जो ब्रिटिशर्स थे वो भाग गए थे शहरों के अंदर से, तो वो मदद मांगने चले गए थे यूरोप में। तो इतने टाइम कोई भी शहर बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं रह सकता। तो रिबेलियंस ने भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन करा था, दैट वी विल स्टडी इन दिस। तो जैसे ही ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर और हमारे कानपुर के अंदर, तो उस समय पे एक स्ट्रक्चर, एक मिनी स्ट्रक्चर बनाया हमारे रिबेलियंस ने, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार चलाने का एक स्ट्रक्चर हमारे रिबेलियंस ने भी बनाया। ठीक है, वो शॉर्ट लिव्ड था और वो दिखा दिया उसने कि जो रिबेलियंस थे वो क्या चाहते थे। शॉर्ट लिव्ड इसलिए था क्योंकि कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स वापस आ गए थे, और उसने दिखा दिया कि रिबेलियंस क्या चाहते थे। वो सीधा साधा ये चाहते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अपने आप को खुद संभालेंगे। दैट्स व्हाट दे वांटेड। ठीक है, और जो लीडर कल्चर ऑफ कोर्ट था, यानी कि जो लीडर्स थे, अब क्या हुआ, कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया वो बताती हूँ आपको। तो लीडर जैसे झांसी की रानी होगी, बाकी जितने भी लीडर्स थे, हमारे मुगल किंग हो गए, सारे के सारे लीडर्स ने जो कोर्ट, अरे पहले भी तो चल ही रहा था सब कुछ, पहले भी तो हम अपने आप को खुद ही रूल कर रहे थे। तो वो जो कोर्ट सिस्टम था, मुगल कोर्ट होती थी, बाकी राजाओं की अपनी कोर्ट होती थी, सभा होती थी। तो जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वैसे चलना शुरू हो जाता है।
अपॉइंटमेंट्स होती है अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी कि अलग अलग जो पोस्ट होती थी उस समय पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की, मंत्री हो गए, मंत्रीगण हो गए, तो उन सबके अपॉइंटमेंट्स हुई। उसके बाद अरेंजमेंट हुआ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए किसी ऑफिसर को अपॉइंट करा गया, सेटलमेंट का सिस्टम बना। और पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी कि ये जो सोल्जर्स थे उनको जो गाइड कर रहे थे उनको पेमेंट हुई, भैया घर का खर्चा तो सबको चलाना है, तो उनको पेमेंट हुई। ठीक है, सेकेंड क्या हुआ, ऑर्डर टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर, ऐसे जो यूरोपियंस के हाउस पे लूट कर रहे थे, प्लंडर यानी कि उन्हें मारपीट कर रहे थे, मार रहे थे, तो उसको ऑर्डर किया गया कि अब ये रोक देना चाहिए। और क्या हुआ, बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो था वो एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू चल रहा था, यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, नेटवर्क नहीं था, बहुत ही तरीके से थ्रू अ चेन ऑफ कमांड से हमारा बैटल चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था इट वाज बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ द वॉर। अब ये किस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सरकार के समय पे बनी, वॉर के टाइम पे बनी, तो ऑब्वियस है जो डिमांड्स है, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने करा वो वॉर के हिसाब से करा। जो कुछ भी ट्रीटीज बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई, एक शॉर्ट वर्ड में अगर आप देखो तो जो कुछ भी उन्होंने सब सिस्टम बनाया वो अकॉर्डिंग टू द वॉर बनाया था, क्योंकि अभी हमें वॉर लड़ रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो दिस कुड नॉट सर्वाइव लॉन्ग एक्सेप्ट इन अवध। तो ये जो मिनी सरकार, मिनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाया इन्होंने अपना, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वापस आ गए थे फुल फोर्स के साथ, इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ वापस आए ये लोग लड़ने के लिए हमारे से, इतने बड़े बड़े सोल्जर्स के साथ। बट ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे चला था, अवध के अंदर, वही वेस्टर्न यूपी की जगह जो सबसे ही मेजर सेंटर टाउन है हमारा यूपी, हमें अभी भी पता है द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारी, सेंटर है पॉपुलेशन का भी कह लो आप, ट्रेड का भी कह लो, तो अवध, जो अवध है हमारा, अवध के अंदर काफ़ी समय तक ये सिस्टम चला। ब्रिटिशर्स को अवध को रिकॉन्कर करने में काफ़ी टाइम लग गया था, बाकी जगहों को इन्होंने थोड़ा जल्दी कॉन्कर कर लिया था। और प्लान करा इन्होंने काउंटर अटैक ऑन द लखनऊ कोर्ट इन 1857 एंड 58, यानी कि लखनऊ कोर्ट को, जब लखनऊ में कोर्ट सिस्टम शुरू हो गया तो उसको रिकॉन्कर करने में काफ़ी समय लगा। 1857 से लेके 1858 के एंड तक रिकॉन्कर कर पाए ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे ये अवध को। तो विद दिस हमारा 3.3 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक 4। नाउ इन दिस वी विल स्टडी किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रिकॉन्कर करा था इंडिया को। तो रेबेलियन को स्टॉप करना कोई इजी काम नहीं था, क्रांतिकारियों को रोकना इजी काम नहीं था। जो ट्रूप्स थी उन्होंने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करा बहुत मुश्किल से, बहुत सारे इन्होंने लॉज पास करे जिससे इन्हें हेल्प मिली हमारे नॉर्थ इंडिया को रिकॉन्कर करने में। मई जून 1857 में इन्होंने काफ़ी सारे लॉज लगाने शुरू कर दिए थे, इसमें से एक था मार्शल लॉ। और फिर इन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया कि जो ऑर्डिनरी ब्रिटेन्स थे, यानी कि नॉर्मल जो ब्रिटिशर्स भी थे, वो भी अगर उन्हें कोई लग रहा है कि वो सोल्जर है म्यूटिनी वाला, वो कोई रेबेलियन है, तो उसको पनिश कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी राइफल लेके उसे आराम से मार सकते हैं। ये तक इन्होंने छूट दे दी थी ऑर्डिनरी ब्रिटिशर्स को कि अगर उन्हें लग रहा है कि कोई सामने वाला बंदा रेबेलियन है तो उसको जान से वो मार सकते हैं। और इन्होंने ये कह दिया कि रेबेलियंस की खाली एक ही पनिशमेंट है, दैट इज डेथ, यानी कि कोई भी अगर क्रांतिकारी आ रहा है हमारे सामने तो उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी पनिशमेंट डेथ है। और इन्होंने बहुत सारी आर्म्ड आर्मी यूज़ करी, किसके लिए, सप्रेस करने के लिए हमारे रिवोल्ट के, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स आए, बहुत सारी एमिनेशन आई, आर्मी आई हमारे फोर्स को, हमारी जो रिबेलियन फोर्स थी उसको सप्रेस यानी कि उसको दबाने के लिए। अब इनका मेन फोकस था टू रिकॉन्कर द दिल्ली को कॉन्कर इन्होंने करना था। तो उसके लिए इन्होंने 2 माउंट अटैक करा। 2 माउंट अटैक मतलब 2 तरफा अटैक करा इन्होंने। एक इन्होंने फोर्स भेजी फ्रॉम कैलकाटा टू नॉर्थ इंडिया, एक भेजी इधर से कैलकाटा से, दूसरी भेजी इन्होंने पंजाब से टू कॉन्कर द दिल्ली। तो बहुत आसानी हो गई इनको, जब ईस्ट वेस्ट दोनों साइड से फोर्सेज आई तो जो हमारे रेबेलियंस थे उनको इन्होंने सप्रेस कर दिया। जून 1857 के अंदर इन्होंने हमारा जो दिल्ली था उसको रिकॉन्कर कर लिया था, यानी कि आपकी बुक में बता रखा है कि जून 1857 में इन्होंने स्टार्ट करा एंड सितंबर तक जो था वो दिल्ली रिकॉन्कर हो गया था। तो दिस यू हैव टू लर्न फॉर द 1 मार्कर्स। ठीक है, तो दोनों ही साइड्स को हेवी लॉस हुई थी, ऐसा नहीं थी कि रेबेलियंस को लॉस नहीं होता, रेबेलियंस को भी होता, ब्रिटिशर्स को भी, दोनों को ही हेवी लॉस हो रहा था। अब गंगाटिक प्लेन्स यानी कि अवध रीजन की हम बात करें तो वहां पे जो रिकॉन्कर था यानी कि उस पर दोबारा ये कब्जा थोड़ी धीरे कर पाए, विलेज बाय विलेज रिकॉन्कर इन्हें करना पड़ा। अब विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो गए थे, विलेजर्स इनके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, तो उनके ऊपर कब्जा करना मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए। अब जो म्यूटनी थी ना, खाली म्यूटनी नहीं रहती। व्हाट इज़ म्यूटनी, मैंने आपको पहले बताया, म्यूटनी उसको कहते हैं जब सोल्जर्स खिलाफ हो जाते हैं अपने अथॉरिटी के। बट अब जब हमने देखा जो रिबेलियन फोर्सेस थी उसमें ऑर्डिनरी मैन थे। अवध की जो रिबेलियन फोर्सेस थी उसमें हमारे 3/4 ऑफ मेन थे, यानी कि लोकल पॉपुलेशन के, आम जनता के जो घर के आदमी हो गए, बेटे हो गए, लड़के हो गए, वो सब भी रेबेलियन के अंदर आगे रखे थे। वो सोल्जर्स नहीं थे, नॉर्मल घर वाले लोग थे, कोई किसान हो गया, कोई लैंड होल्डर हो गया। तो दैट मीन्स इट वाज नॉट
म्यूटिनी, फोर्साइथ नाम बता रखा है बुक में। फोर्साइथ ने बोला कि अवध के अंदर अब ये म्यूटिनी नहीं रही थी, लोकल पॉपुलेशन भी ब्रिटिशर्स को भगाना चाहती थी। ठीक है, मार्च 1858 में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्कर्स, लिख लो, मार्च 1858 में ये रिकॉन्कर कर पाए हमारे अवध को, और काफ़ी सारे लैंड होल्डर्स को इन्होंने, यानी कि अब हमें बता रखा है कि खाली इन्होंने आर्मी का यूज़ नहीं करा, और भी इन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए। जैसे इन्होंने पहले 50,000 रुपये खर्च करे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे और पीजेंट्स थे उनको बोला कि हम तुम्हें, तुम्हारी जो ज़मीनें हमने तुमसे हड़पी हैं वापस कर देंगे, तुम ये रेबेलियन ख़त्म करा दो, हमें यहाँ पे सेटल होने दो। बड़े बड़े लैंड होल्डर्स को बड़ी बड़ी ज़मीनें देने का वादा करा कि आप, वी विल रिटर्न इट टू यू, बस तुम ये रेबेलियन ख़त्म कर दो। तो इस तरीके के टैक्टिक्स ब्रिटिशर्स ने अपनाए। पहले तो इतनी सारी आर्मी बुलाई, सेकेंडली ब्राइब कर रहे थे जिससे कि जो रेबेलियन है, जो क्रांति आंदोलन है इंडिया के अंदर, वो बंद हो जाए। तो रिप्रेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया है, अवध भी रिकॉन्कर हो गया, दिल्ली भी रिकॉन्कर हो गया। अब दोबारा से कब्जा कर लिया। नाउ वी विल स्टडी द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। टॉपिक 5 है आपका, अभी पढ़ाती हूँ। उसमें हमें इमेजेस दे रखी है रिवोल्ट की, दैट कैसा हुआ था इमेज, हमें दिखेगा आपकी किस टाइप का हमारा जो क्रांति आंदोलन था वो हुआ था। इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, तो इसमें अगेन हम यही पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास सोर्सेज थी जो हमें रिबेलियन के बारे में पता लगा। तो मेन सोर्सेज क्या है, जो लेटर्स थे जो ब्रिटिशर्स लिखते थे वो थी। हिस्टोरियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के सारे रिकॉर्ड्स को ही देखते हैं फॉर टेलिंग अस अबाउट द ये वाली हमारी रिवोल्ट। ठीक है, और इनको रेफर किया गया एज म्यूटिनी रिकॉर्ड। तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज म्यूटिनी रिकॉर्ड। तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके मेमोज, यानी कि जो वो छोटे रोज दिन लिखते थे अपना, उनकी जो डायरीज थी, उनके नोट्स, जो उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल करी, और जो कुछ भी वो लिखते थे उसके थ्रू हमें पता चला दैट किस टाइप से हमारा आंदोलन, यानी कि जो रेबेलियन था वो हुआ था। और उनका फियर दिखा उसके अंदर, कि अब वो डायरी लिख रहे हैं तो उनमें दिख रहा है कि वो बहुत फियरफुल थे फ्रॉम द रिबेलियन। उन्हें डर लग रहा था कि वो मर जाएंगे और जो ब्रिटिश रूल है, जो फिरंगी राज है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो म्यूटिनी रिकॉर्ड्स नाम दिया गया है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। और हमारे पास बहुत सारी प्रिंटेड पिक्चर्स है जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में छपती थी। ये देखो, ये वहाँ पे जो अखबार आते थे वहाँ पे सब कुछ इमेजेस छपती थी, किस तरीके से इन्होंने हमारा कॉन्कर करा सारे के सारे शहरों को, उसके बाद जिस तरीके से ये सोल्जर्स को मारते थे, सब कुछ उन्होंने पिक्चर्स में डिपिक्ट करते थे इन द न्यूज़पेपर्स, जिनको पिक्टोरियल इमेजेस कहते हैं। पेंसिल थे, स्केचेस थे, पोस्टर्स थे, एचिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें ये अपने अखबारों में छापते थे टू शो द ब्रिटिशर्स दैट क्या चल रहा है ब्रिटिश इंडिया के अंदर। एक फोटो दे रखी है आपकी, जैसे कि एक वो हमारा नवाब शाह ने जो एक गार्डन बनवाया था, वहाँ पे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं रेबेलियंस के, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। ये दिखाने के लिए वो फोटो क्या छपी, ये दिखाने के लिए, इंडिया में भी आता था वो एक बार, अगर आप इंडिया में भी छपती थी वैसी फोटोज, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई क्रांति करेगा तो इस तरीके से उनका हालत होगी। जो हमारा नवाब का जो गार्डन था उसके बाहर की पिक्चर दिखा रखी है कि जो रिबेलियंस है वो मरे हुए हैंगे वहाँ पे और उनका स्केलेटन्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके की पिक्चर्स भी ये लोग अपने अखबारों में छापते थे। नाउ लेट्स स्टडी द टॉपिक 5.1 सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इसमें हमें बताएंगे कि 3-4 हमारे आर्मी के जनरल्स आए थे, कहाँ से, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से आए थे कि हमारे इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, रिकॉन्कर करने के लिए। उनमें से 3 हमारे कौन से थे, हमारे कैंपबेल, जेम्स, और तीनों के नाम अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमोशन प्रोवोकिंग इमेजेस प्रोड्यूस करते थे हमारे ये। इमोशन प्रोवोकिंग यानी कि जो फोटो देख के लोगों के दिल में मतलब इमोशंस जाग जाए, इस टाइप की फोटोज ये प्रिंट करते थे अखबारों में। एक फोटो है थॉमस जोन्स बार्कर की, बुक में बनी हुई है थॉमस जोन्स बार्कर की, जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। अब रिलीफ ऑफ लखनऊ में दिखा रखा है किस तरीके से इन्होंने लखनऊ को दोबारा कॉन्कर करा। आगे बताएंगे पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है। हेनरी लॉरेंस जो थे, हेनरी लॉरेंस उस समय पे कमिश्नर थे लखनऊ के। अब जब लखनऊ में म्यूटिनी लॉन्च हुई, यानी कि रेबेलियन लॉन्च हुआ, तो वो सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को लेके एक रेजिडेंस में रेफ्यूजी सीख कर लेते हैं, यानी कि सबको लेते हैं, आ जाओ सारे क्रिश्चियन आ जाओ, एक रेजिडेंस में, यानी कि एक बड़ी सी महल में आप कह सकते हो, जाके छुप जाते हैं। और वो फोर्टिफाइड होती है, यानी कि वो किला बंद होती है, आसपास में ऊंची ऊंची दीवारें होती है, बहुत सारी फोर्स लगा देते हैं जिससे रेबेलियन अंदर आके वो क्रिश्चियंस को ना मारे। इस तरीके से ये लॉरेंस खुद को बचाता है। कुछ समय बाद लॉरेंस भी मर जाता है। तो कर्नल इग्निस आते हैं कमांड में। अब दूसरा जना आता है ब्रिटेन से, कर्नल इग्निस आता है कमांड संभालने। ठीक है, अब 25 सितंबर को एंट्री होती है जेम्स आउटमैन की और हेनरी हैवलॉक की।
दिस यू हैव टू रिमेंबर, पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सेलिब्रेटिंग ऑफ सर्वाइवर्स पे, तो इन सब के नाम आपको मेंशन करने होंगे। जेम्स ऑटमैन एंड द हेनरी हैवलॉक आते हैं टू कट द रिबेल्स, यानी कि रिबेलियंस को मारने के लिए आते हैं ये। उसके 20 दिन बाद, उसके 20 डेज लेटर आते हैं कलिन कैंपबेल, जो कमांडर बन के आते हैं ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश आर्मी के कमांडर बन के आते हैं। उनसे पहले कौन आए थे, हमारे हैवलॉक और आउट्राम, ठीक है। तो ये 3 जने आते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए, किससे, हम इंडियन रेबेलियन से बचाने के लिए आते हैं। अब जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस हैं धीरे धीरे ये बिसाइज, यानी कि फिर से ये लोग वापस कर लेती हैं, फिर से ये लखनऊ को सीज कर लेती हैं। और इन्होंने जो ब्रिटिश अकाउंट्स थे ना, उसमें लखनऊ के सीन को क्या बता रखा है, स्टोरी ऑफ सर्वाइवर्स। अब ये लोग खुद को क्या कह रहे हैं, सर्वाइवर। लुक एट द वर्ड्स दे आर यूजिंग फॉर देमसेल्फ। जैसे जो ब्रिटिशर रेजिडेंस में छुप के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये 3 इन्होंने महारथी बुलाए अपने बचाने के लिए हम रेबेलियन से, तो ये खुद को क्या बुला रहे हैं, दे आर कॉलिंग देमसेल्फ द स्टोरी ऑफ सर्वाइवर्स। सो लुक एट दिस। अब जो बारकर की पेंटिंग है जो बुक में बनी हुई है, उसमें क्या दिखा रखा है, उसमें दिखा रखा है कि हमारे कैनवस है, कैनवस के सेंटर में वो 3 ये जो इनके महारथी थे, कौन हो गए, ये कलिन हो गए, जेम्स ऑटम, हैवलॉक बने हुए हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, आसपास में डेड बॉडीज पड़ी हैं हमारे रिबेलियंस की। पीछे रेजिडेंस बना हुआ है जहाँ पे क्रिश्चियंस ने रेफ्यूजी सीख करा हुआ था, और हेविली फोर्टेड है वो आर्मी बनी हुई है। और वो सीन दिखा रखा है किस तरीके से फाइनली कॉन्कर कर लिया है फिर से लखनऊ को, और ये जो तीनों आए थे ये इनके कलिन वलिन ये जीत गए हैं। तो ये हमारा डिपिक्ट कर रखा है बारकर ने अपनी पिक्चर में। तो ये आप बहुत ईजिली मेरी वाली लैंग्वेज में ही आराम से बता सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन्होंने हीरोज करे हुए हैं, डेड है ऑन द ग्राउंड, रेजिडी है बैकग्राउंड में, और दिखा रखा है कि रेबेलियंस हार गए हैं और ब्रिटिश विक्ट्री हो गई है। तो सेलिब्रेटिंग द सर्वाइवर ही हमारा जो बारकर की पेंटिंग है उसमें दिखा रखा है कि ब्रिटिश फिर से जीत गए हैं। दिस इज व्हाट दे हैव शोड इन द पिक्चर। तो टॉपिक 5.1 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सो लेट्स स्टडी टॉपिक 5.2 इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। तो देखो जैसे ही हमारे रिबेलियंस यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो अटैक करे थे ब्रिटिशर्स के घर को, एंड दे वर किलिंग देम, लूट हो रही थी। सो इस तरीके का सीन चल रहा था। तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत गलत है। तो उन्होंने शो करा अबाउट द वायलेंस ऑन द वुमेन, की वुमेन जो है अपना ऑनर बचा रही हैं, अपने बच्चों को बचा रही हैं, एंड दे आर सर्वाइविंग द डेथ, यानी कि वो वायलेंस से बच रही हैं एंड वो अब खुद को बचा रही हैं। ये चीज़ उन्होंने डिपिक्ट करी। तो जब भी वुमेन के ऊपर उन्होंने पिक्चर्स डिपिक्ट करी तो वो वहाँ के जब ब्रिटिशर्स लोग देखते थे, अब हमें पता है सारा रिकॉर्ड तो किसका है, हम ब्रिटिश रिकॉर्ड पढ़े हैं। अब हमें नहीं पता कि रिबेलियंस ने क्या करा वुमेन के साथ, उन्होंने उन्हें डिसऑनर करा या नहीं, उन्होंने उन्हें मारा या नहीं, दैट वी डोंट नो। बट जो उन्होंने दिखाया, जो ब्रिटिशर्स ने अपने अखबारों में प्रिंट करा, अगर वो कोई देखे तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वेनेजेंस मतलब बदले की आग उठेगी कि हमारे रिबेलियंस ने गलत करा वुमेन के साथ। और वुमेन डिसऑनर किसी भी रीजन से हो वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर दी, उसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट यानी कि प्रेस एक बहुत बड़ी पावर होती है, यू नो दैट। तो उसके थ्रू उन्होंने स्टोरी ऑफ वायलेंस को डिपिक्ट करा कि किस तरीके से अब आदमियों के ऊपर अत्याचार नहीं दिखाया इन्होंने, वुमेन के ऊपर और बच्चों के ऊपर होते हुए अत्याचारों को इन्होंने रिप्रेजेंट करा, जिससे कि रिवेंज एंड रेट्रीब्यूशन की भावना सारे के सारे ब्रिटिशर्स के मन में जाग गई कि अब सारे के सारे ब्रिटिशर्स को बदला चाहिए था फ्रॉम द रिबेलियंस एंड फ्रॉम द इंडियंस। तो पिक्चर्स डिपिक्ट करी गई फॉर द ऑनर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन मेमोरियन एक पिक्चर बुक में बनी हुई है जो 2 years आफ्टर द म्यूटनी छपी थी अखबारों में। उसमें दिखा रखा है कि वुमेन अपने बच्चों के साथ 4 औरतें हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ वो वेट कर रही हैं। लिखा हुआ है वुमेन वेटिंग फॉर डिसऑनर एंड डेथ। अब इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, पीछे से दिखा रहे हैं ये है ना, ये जो थी इसमें वायलेंस शो हो रखा है। वायलेंस डायरेक्टली शो नहीं हो रखा कि वुमेन 4-5 वुमेन है बच्चों को लेके बैठी हुई हैं, और नीचे कैप्शन डाल दिया इन्होंने वेटिंग फॉर डिसऑनर एंड डेथ। अब ये इन्होंने, अब आप अगर ऐसा कैप्शन वाली फोटो पढ़ोगे तो आप अपने माइंड में कुछ भी सोच लोगे कि पता नहीं रिबेलियंस इनके साथ अगर क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू। तो इन्होंने इमेजिनेशन, स्पेक्टेटर मतलब क्या, जो दर्शक हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी इमेजिनेशन को स्टिर अप करा। कोई कुछ भी सोच सकता है कि आके वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, रिबेलियंस हमारी वुमेन्स के साथ में, ब्रिटिश लोग ये सोचेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बदले की आग जगाई सारे ब्रिटिशर्स के अंदर। एंड इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में हीरोइक अपने वो दिखा रखे हैं जो ब्रिटिश सिपाही हैं। आप एक
तरीके से कह सकते हो। ब्रिटिश सोल्जर पीछे से बैकग्राउंड में आप फोटो देखना, बड़ी भयानक सी फोटो, अगर आप देखोगे तो मुझे डर लगा उस फोटो को देख के। तो पीछे दिखा रहा है कि ब्रिटिशर्स बचाने आ रहे हैं, वुमेन बेचारी वहां पे डरी हुई सहमी हुई सी बैठी हुई अपने बच्चों के साथ। तो इन्होंने नीचे कैप्शन डाल दिया, वेटिंग फॉर डिसऑनर एंड डेथ। तो जो चाहे वो कोई कुछ भी सोच ले, जो मर्जी सोचो जिसको सोचना है। तो हीरोइक ने भी एक हीरोइक पिक्चर दिखा। अब ये तो थोड़ा डरने वाली पिक्चर रिप्रेजेंट करी, एक हीरोइक यानी कि एक अपनी डिटरमाइंड पिक्चर निकाली इन्होंने। मिस व्हीलर ने निकाली थी कि एक लेडी है, वो अकेले 4 मेल्स को अटैक कर रही हैं। मेल्स कौन है? वो हमारे रिबेलियंस हैं एंड उनके हाथ में स्वर्ड्स हैं, उनके हाथ में तलवारें हैं। और जो वो लेडी है सिंगल हैंडेडली अकेले अपने दुश्मनों पर वार कर रही है विद अ पिस्टल इन हर हैंड। एंड उन्होंने उस समय पे क्या लिखाया है, नीचे लिखा बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ तक कि इन्होंने अपने धर्म को भी बीच में ले आए। इन द न्यूज़पेपर में इन्होंने जो वुमेन खड़ी है बंदूक लेके, उसके नीचे बाइबल बुक रख दिया। यानी कि इन्होंने स्पेक्टेटर जो देख रहा है उसके तो मन में ये लगेगा कि अब हमें हमारे धर्म पे भी बात आ गई, वी हैव टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑल्सो। तो इस तरीके की पिक्टोरियल इमेजेस इन्होंने यूज करी। नाउ लेट्स कम टू द 5.3 वेनेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ऐसी पिक्चर लोग देखेंगे तो ऑब्वियस है बदले की भावना, रिवेंज की भावना सबके मन में आएगी। तो जस्टिस एंड वेनेजेंस के लिए लोगों ने मतलब करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स को बदला लेना चाहिए। पिक्चर्स जली विद, अब नई पिक्चर्स आने लगी। वुमेन विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड, एक वुमेन स्वॉर्ड में, वुमेन क्यों है? वो ब्रिटिश क्वीन आप एक तरीके से कह सकते हो। उनके हाथ में ढाल है, उनके हाथ में स्वॉर्ड है, नीचे पड़े हुए हैं हमारे रिबेलियंस, उनके ऊपर वो खड़ी हुई हैं। एंड साइड में इंडियन वुमेन छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये दिखाने के लिए कि जो ये लोग थे ब्रिटिशर, इन्होंने इंडियन वुमेन को नहीं मारा, इन्होंने सिर्फ रिबेलियंस को ही मारा है। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा ही था ये, 4.4 पे आ जाओ। 5.4 पे परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब इन्होंने दिखाया कि भैया हमने बड़े अच्छे से बदला लिया है। जो रिबेलियंस को एग्जीक्यूट यानी कि उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, उन्हें बंदूकों से मारा गया, उसकी भी फोटोज पेंट करके इन्होंने अपने यूरोप के अखबारों में बहुत अच्छे से सर्कुलेट करी एंड छापी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 5.5 नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब होता है मर्सी, यानी कि दया दिखाने का कोई नहीं है, माफी मिलने का कोई समय नहीं है। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी मतलब कि अब माफ नहीं किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो एक हमारे क्लैमर फॉर वेनेजेंस यानी कि बदले की भावना लोगों में आ गई थी। अब लोगों को इंडियन रिबेलियन से ब्रिटिशर्स को बदला चाहिए था। एक गवर्नर जनरल आते हैं कैनिंग कहते हैं कि हम मर्सी और लीनियंसी दिखाते हैं सिपाहियों के साथ, हम सिपाहियों को नहीं मारते, हम उनसे समझौता कर लेते हैं जिससे कि वो हमारे लिए दोबारा लॉयल हो जाए और फिर से जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में चुपचाप से एस्टैब्लिश हो जाए, लड़ाई धड़ाई ना हो। इस तरीके की बात हमारे जनरल कैनिंग ने करी। तो उनका मजाक उड़ा सारी मैगजीन्स के अंदर, उनका बहुत ज्यादा मजाक हुआ। उनकी एक पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, उनको मॉक किया गया इन अ मैगजीन पेजेस ऑफ पंच उस मैगजीन का नाम है। इट इज़ अ कॉमिक सटायर मतलब क्या कि एक कॉमिक वे में किसी का मजाक उड़ाया जाता है। उनका मजाक उड़ाया गया। क्या दिखा रखा है उनको? वो एक फादर फिगर की तरह इंडिया के सिपाही को लेके खड़े हुए हैं, सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ और इंडिया के सिपाही के हाथ में एक बेकार सी तलवार है जो अनफिनिश्ड है, लकड़ी की अनफिनिश्ड बिना धार वाली तलवार हाथ में और एक डैगर हाथ में है, चाकू जिसमें से खून निकल रहा है। यानी कि ये इनको नहीं बचा सकते। इसका मतलब ये इन्होंने दिखाया कि ये जो मर्सी दिखाने की इस पे सोच रहा है ये हमारा जनरल कैनिंग, हम इसको कुछ नहीं करने देंगे। इस तरीके की पिक्चर इन्होंने डिपिक्ट करी। सो दीज वर द पिक्चर्स जो ब्रिटिशर्स डिपिक्ट करते थे। अब यही चीज अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं नेशनलिस्ट इमेजिनरीज। अब जब हमें नेशनलिज्म, अब ये तो क्रांति आंदोलन हो गया, अब जब नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जिस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल पे अगर आप आ जाओ तो जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च हुआ तो उस समय पे ये 1857 के आंदोलन वाली फोटोज को पेंटर्स पेंट करके लोगों में दिखाते थे कि इस तरीके से उस समय पे हुआ था, अब हमें भी फिर से यूनाइट होना है। ठीक है, तो 1857 की जो इवेंट्स थी दैट वर इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पेंटर्स कि अब हमें फिर से जब ब्रिटिश रूल की आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सारे मूवमेंट जो हुए उसमें लोगों को ये वाले आप कह सकते हो प्रोक्लेमेशंस मिले। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा है? ये 1857 की रिवोल्ट हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सबसे ज्यादा आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू ही हमारे पास मेमोरी है। अगर हमें जानना है 1857 की रिवोल्ट को तो जो ये पिक्टोरियल इमेजेस है दे आर द बेस्ट सोर्सेस। और झांसी की रानी का डिपिक्शन बहुत ज्यादा हुआ, आपने फोटो देखो बुक के अंदर। तो जब नेशनलिज्म 20th सेंचुरी में, अभी 1947 में जब हमें फ्रीडम मिला, उससे पहले जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था तो झांसी की रानी की इमेजेस बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती थी
और उनका हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो बहुत ही फेमस स्लोगन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो हर एक बच्चे को पता हैगा, सबको पता है उन्होंने क्या करा था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो इसीलिए लोग उनसे इंस्पायर हुए एंड फिर से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च हुआ और ब्रिटिशर्स को हमने भारत से भगा दिया। तो अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन टू रेजिस्ट इनजस्टिस एंड एलियन। तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? सिंबल ऑफ डिटरमाइन थी वो, शी वॉज अ वुमन, फिर भी वो इतने सारे लोगों से लड़ रही थी विद हर बेबी ऑल्सो। तो आपको दिखा रहे हैं कि शी वॉज वेरी डिटरमाइंड टू रेजिस्ट इनजस्टिस, उन्हें इनजस्टिस नहीं झेलना था। एंड एलियन, ये जो ब्रिटिशर्स, ये जो एलियन लोग हमारे पे राज करने आ गए, इन्हें हमें भगाना था। जब 20th सेंचुरी में नेशनल स्ट्रगल हुआ तो लोगों को उससे देख के इंस्पिरेशन मिली कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी इनको भगाएंगे। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप तुम्हें बहुत आसान लगा होगा ये चैप्टर जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स तुम्हें इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। अब आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। फुल हिस्ट्री सिलेबस इज ऑन माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पेन हो रखा है उसे देख लो, यू विल गेट ऑल द नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई meet you in the next video. Till then, bye bye.